खुद स्टूल मिला हुआ है। ये तमीज है बात करने का? जब प्रवक्ता से बात कर रहे हैं तो आपको जब मौका दे तो बात करिए। क्या रोजगार चाहिए? चाहिए। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की भाई आपका बहुमत किसकी सरकार? अखिलेश यादव। क्यों? अखिलेश यादव बहुत काम किए क्या हैं, किए हैं बताइए। बहुत सा काम किए हैं। जो कुछ वादा किए थे 5 साल में पूरा। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जिला पंचायत में महिलाओं की बीजेपी ने वही का जो आपने किया है वही वो भी कर रही है। छोड़ दूंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आप एक भी दिखा दीजिए, अगर सपा सरकार रहते हुए किसी महिला की साड़ी खींची हो तो शिवशंकर गौड़ आपके चैनल पे ऐलान करता है मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अभी आप दिखाइए, मैं संन्यास ले लूंगा। बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या आंकड़े पेश किए, चाहे संसद के पटल पर, चाहे हाईकोर्ट की फटकार लगाने पर। सारे आंकड़े, जैसे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का दर्जा दिया जा रहा है, जैसे आंकड़ों में बेरोजगारी को खत्म किया जा रहा है, जीडीपी को बताया जा रहा है बहुत आगे है, उसी प्रकार इस कोरोना महामारी के समय भी आंकड़ों का खेल हुआ। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है और WHO ने खुला तारीफ किया कि वैक्सीनेशन के मामले में भारत में अभी टॉप पे चल रहा उत्तर प्रदेश। जोगी सरकार फिर से आ रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोगी ने महंगाई पे आप क्या कहेंगे? महंगाई पे देखिए, महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ा है, महंगाई कोरोना ने बढ़ाया। पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ी है, सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ी है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? इस समय यूपी में जोगी सरकार पर। लेकिन मैं पूछता हूँ, जब सपा की सरकार थी तो हम पेंशन से लगाए, हमने एक एक्सप्रेसवे बनवाया था सर। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार थी और सुखोई विमान उतारने का कहीं प्रैक्टिस हुआ था तो आगरा एक्सप्रेसवे पे हुआ था। और आज तक 4.5 साल हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लगातार बजट बढ़ाया जा रहा है, बढ़ नहीं पाया। पहली बात, सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, कुछ अच्छे भी काम कर रही है, कुछ बुरे भी काम कर रही है। जैसे कि नौजवानों का रोजगार छीन रही है, ये तो सबसे बुरा हाल है। नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं लखनऊ में मुख्यमंत्री, देखिए कई ठो नियुक्ति पत्र बांटे। जितने भी ये आयोजन किए परीक्षाओं का, वो सारे के सारे कोर्ट में जा करके फंस गए। ठीक है, 4.5 साल में रिकॉर्ड नौकरियां दिया। मेरे पीछे आपको एक पान का दुकान दिख रहा होगा। जब पान की दुकान पे चर्चा हो राजनीति की और लोगों के मुंह में पान हो तो राजनीति का रंग चटक हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। राजनीति में ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने की सियासत तेज हो गई है। 13% ब्राह्मण किसके तरफ जाएंगे, पूछता है यूपी, सोचता है यूपी, क्या कहता है यूपी, इस पे हम बातचीत करेंगे। क्या 13% ब्राह्मण कांग्रेस की तरफ जाएगा? क्या 13% ब्राह्मण सपा की तरफ जाएगा? क्या 13% ब्राह्मण बीजेपी की तरफ जाएगा, पुराने जो कि सत्ताधारी पार्टी है? क्या 13% ब्राह्मण बसपा की तरफ जाएगा? बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि 23 हम हैं, अगर 13 ब्राह्मण आ जाएं तो हमारी सरकार बनती नजर आ रही है। ब्राह्मण किस पाले में जाएगा, ये देखने वाली बात है। सियासत अपनी बिसात बिछा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी संगठन में ब्राह्मणों को पद देना शुरू कर चुकी है तो समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के आराध्य परशुराम की बड़ी मूर्ति लगाने का वादा कर रही है। तो वहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जो कि अपनी वजूद खो चुकी है, कई राज्यों में उनका सोपड़ा साफ हो चुका है, वो शायद ब्राह्मण का बड़ा चेहरा यूपी में उतारने वाली है। तमाम वो प्रश्न हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलोक सिंह, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस के हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर युवा नेता, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं, काफ़ी ज़बरदस्त प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ बात करेंगे, शिवशंकर गौड़। बीजेपी के कई पदाधिकारियों के पास मैंने फ़ोन किया, जो युवा बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो आ ना पाए या आने में अपनी असमर्थता जाहिर की है। तमाम वो प्रश्न हैं जिन पर बातचीत करेंगे। आप दोनों मेहमानों का हमारे उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। एक चर्चा खूब चल रही है ब्राह्मणों को रिझाने में। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, शुरुआती सवाल जो आपका था कि समाजवादी पार्टी रिझा रही है, समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण बहुतायत संख्या में है। ब्राह्मणों का कहीं सम्मान हुआ है तो समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी से लगाए अखिलेश यादव जी तक, आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो चाहे अखिलेश यादव रहे हो, जब भी पीठ पे कोई बैठता है
तो ब्राह्मण बैठता है। माता प्रसाद पांडे जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, उनके आदेश से सदन को चलाने का हम लोग काम करते हैं। ये भाजपा जैसा फिजूल नहीं, भाजपा तो धोखा देती है। ब्राह्मणों के पीठ में छुरा किसी ने घोंपा तो भारतीय जनता पार्टी ने घोंपा। ब्राह्मणों का सर्वाधिक शोषण किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप एक बात समझिए स्पष्ट रूप से, अभिषेक मिश्रा जी से लगाए, पवन पांडे से लगाए, उपाध्याय जी विधायक जी से लगाए, तमाम हमारे पास ऐसे कद्दावर नेता हैं। तो हम नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण खुद मानता है कि कहीं उनका सम्मान है, स्वाभिमान है, कहीं उनका कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा। बुआ और भतीजे का गठबंधन था तो इसी सहारनपुर में मायावती ने कहा था कि मुसलमानों एक हो जाओ। कार सेवकों पर जब गोली चली थी तो मुलायम सिंह ने कहा था गोली मैंने इसलिए चलवाई क्योंकि एक संप्रदाय हमसे दुखी हो जाता। तो क्यों ब्राह्मण आपके साथ आए? यानी आप ये विजुअल जो आपने बोला ना कि मुलायम सिंह जी ने ये कहा, तो आप इसको चलाइएगा। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हमेशा संविधान और कानून से चलाए जाते हैं, हिटलर शाही से नहीं चलता है। आप एक बात समझ लीजिए, कानून में जो था कि सुरक्षा कैसे बनाई जाए, अगर उस समय अयोध्या में जो होता वो प्रशासन और सरकार निर्णय नहीं लेती तो ये जो चीज घटनाएं थी वो बहुत बेहद रूप से बढ़ सकता था। पूरा उत्तर प्रदेश धू के जलता। इसको रोकने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने संविधान को लिया और कानून के तहत कार्रवाई की। अब उसको लोग गलत लेते हैं, गोधरा कानून तमाम चीजों को, ये गलत चीजें नहीं है, कानून के तहत काम हो, ये चीजें हैं। बीजेपी कह रही है कि उसने राशन बांटा, अभी 5 किलो का आपने देखा होगा गट्ठर बांटा गया है। 16 महीने तक फ्री। इस कोविड काल में लोगों को चाहे रेमडेसिविर दवा की बात हो, चाहे ऑक्सीजन में तो सरकार का कहना है किसी की मौत ही नहीं हुई। तमाम वो प्रश्न है कि आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है। आपने भ्रम फैलाया जनता के बीच में, ये सत्ताधारी पार्टी का कहना है। देखिए, पूरी तरीके से ये विश्व आपदा के समय भारतीय जनता पार्टी के 2 मदारी, एक दिल्ली में बैठने वाला मदारी, एक लखनऊ में बैठने वाला मदारी, जब विश्व के नेता कोरोना से लड़ रहे थे तो दोनों मदारी बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री से लड़ रहे थे। आप सोचिए, जब हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तो ये लोग चुनाव लड़ रहे थे। आप सोचिए, बनारस में एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देती है, रेमडेसिविर के लिए काला बाजारी होता है। आप बता दीजिए, आप पूछ लीजिए, गोरखपुर के निवासी हैं मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है गोरखपुर, और आप इस बात को पूछ लीजिए कि मुख्यमंत्री जी के रहते, मुख्यमंत्री जी के सामने जितने व्यापारी हैं, दवा के दुकानदार हैं, क्या उनको नहीं पता है कि कौन काला बाजारी करता है, कौन क्या करता है? सबको पता है। मुख्यमंत्री जी भली भांति से इसको जानते हैं कि कौन। अखिलेश यादव ने एक सुनिए, अखिलेश यादव जी ने, हाँ ठीक है, उत्तर ले नहीं रहे हैं, सवाल दे रहे मौका दे रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब ऑक्सीजन को राजनीतिकरण किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पे कहा, माननीय अखिलेश यादव, आइए हमारे अमित राव जी आए हैं, उनका तो अमित राव जी आ रहे हैं बीजेपी से। बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ा सा हमसे समय लिए थे। आइए, आपका भी स्वागत है। हाँ, कंटिन्यू करिए शिव शंकर गौड़ जी। जब भारतीय जनता पार्टी इंजेक्शन को राजनीतिकरण कर रहा था तो समाजवादी पार्टी ने कहा ये मोदी वैक्सीन नहीं है, लैबों में जो वैक्सीन बनाए जाते हैं, जो दवा बनाई जाती है, भारतीय अनुसंधान संस्था बनाती है, भारतीय वैज्ञानिक बनाते हैं, ना कि मोदी जी बनाते हैं, ना कि योगी जी बनाते हैं। ये बात स्पष्ट है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने जब देश की जनता के लिए एकदम फ्री हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, तो हमने कहा, हमारी पार्टी के नेता ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तब हम भी लगवाएंगे। तब कुछ विशेष लोगों को उपलब्ध हो पा रहा था तो हमारे नेता ने मना किया। हमारे नेता कितने बड़े जनवादी हैं, जनता के लिए काम करते। आप सोचिए, जब वो वैक्सीन किसी को उपलब्ध नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने मना किया कि मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मोदी जी इसका प्रचार करें। देश का पैसा, आप बताइए, कोई भी नेता मजदूरी करने नहीं जाता है। देश का पैसा देश की जनता काम आवे, ये आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, मीडिया भी चाहती है। ठीक है, इस बात को हम लोग देखकर तब अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया कि हम वैक्सीन तब लगवाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ऑक्सीजन दे नहीं पाई, दवा दे नहीं पाई, रेमडेसिविर दे नहीं पाई, यहाँ तक कि लोग ऑक्सीजन से मरे। और इतना नकारा और निकम्मा सांसद गोरखपुर का, जो राम घाट और गुरु गोरक्षनाथ घाट का उद्घाटन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो मरेगा सीधे स्वर्ग जाएगा, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। बाबा राघोदास मेडिकल कॉलेज में, आप सुनिए एक सवाल पूरा, अपने सवाल के उत्तर लीजिए आप। बाबा राघोदास मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का इंसेफेलाइटिस वार्ड अखिलेश यादव जी ने बनाया, जो 300 बेड बन के तैयार हुआ और कोरोना मरीजों के लिए उसको सुलभ कराया गया। सीतापुर में हमने ट्रामा सेंटर बनाया,
बरेली में हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया, लखनऊ में हमने बहुत सारा बनाया। एम्स की जमीन समाजवादी पार्टी की दी हुई है, निःशुल्क, 1 रुपया भी नहीं लिया गया इस पे। अब मोदी भले अपना छाती पीट ले, चीन पे नहीं पीटेंगे, एम्स पे पीटेंगे। तो ये बातें याद रखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल बनाने काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। भाजपा की सरकार ने क्या किया? इसको बंद किया, ताला बंद किया। ट्रामा सेंटर हमने बनवाया, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। इन्होंने क्या करवाया? इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों को अनुमति दे दिया जो 30,000, 40,000, 70,000, 80,000 एक ऑक्सीजन वेंटिलेटर का लेने का, लूटने का काम किया। और मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये सारा मामला हुआ। सारा पैसा कहाँ गया? सुनिए, एक मिनट शिवशंकर जी, एक मिनट। इतना कुछ तो किया, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष में आप सारी सीटें हार गए। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में दिया गया। इन प्राइवेट हॉस्पिटलों के माध्यम से लोग तड़प के मरे हैं कीड़े मकोड़े की भांति। और जो आप जिला पंचायत की बात कर रहे हैं ना, हमने नहीं देखा, हमने रामायण और महाभारत में देखा है कि दुर्योधन कैसे द्रौपदी की साड़ी खींचते थे। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जिला पंचायत में महिलाओं की बीजेपी ने वही कहा जो आपने किया है, वही वो भी कर रही है। छोड़ दूंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आप एक भी दिखा दीजिए, अगर सपा सरकार रहते हुए किसी महिला की साड़ी खींची हो तो शिवशंकर गौड़ आपके चैनल पे ऐलान करता है मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अभी आप दिखाइए, मैं संन्यास ले लूंगा। पैड मेरा रखा होगा गाड़ी में, मैं इस्तीफा आपको लिख के दे दूंगा और कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रहूंगा अगर हम लोगों ने महिलाओं की साड़ी खींचने का काम किया है। दुर्योधन के भांति भारतीय जनता पार्टी के लोग साड़ी खींच के जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनवाते हैं। ये लीबिया में जो हो रहा है, महिलाएं भाग रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये हालत है कि जबरन कैसे पकड़ा जा रहा है। आपने देखा नहीं न्यूज में, आप लोगों ने दिखाया और आप कह रहे हमने कराया है। हम कौन सी सरकार में हुआ ऐसा जताई नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुंडई और चरम पे है। आप यूपी में खुद को कहाँ देख रहे हैं, इस सवाल पे आएंगे। आलोक जी का एक बाइट ले लें। आलोक जी, पूरा गोरखपुर देखता रहा कि आलोक सिंह वाकई में अगर किसी युवा ने काम किया तो आलोक सिंह करते रहे, चाहे वो रेमडेसिविर की ज़रूरत हो, चाहे ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। आपके फेसबुक अकाउंट पर जाके लोग देख सकते हैं कि किस तरह आपने ऑक्सीजन अपने कंधे पर उठा के लोगों की मदद की, लोगों के चीख के आप साक्षी रहे। लेकिन जो कि आपका जो कांग्रेस पार्टी है वो मुख्य विपक्षी पार्टी है। एक तरफ सरकार कहती है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। सरकार का कहना भी था, ये कहना था कि राज्य अपने यहाँ से ये सूचना हमको भेजते हैं और हम कंपाइल करके ये सूचना लोगों को बताते हैं। आपकी भी तो सरकार छत्तीसगढ़ में थी, आपकी भी तो सरकार राजस्थान में है, आपकी गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोविड का तांडव मचा, और क्यों नहीं आपकी सरकार ये आवाज़ उठाई? क्यों नहीं आलोक सिंह की आवाज़ उठी कि आप ऑक्सीजन लेकर सड़कों पर भटक रहे थे, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगा रहे थे? क्यों आपकी सरकार इस मुद्दे पर पीछे रह गई? देखिए, रही बात कोरोना की, तो कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो सड़कों पर लोगों के घरों तक लोगों की मदद करने के लिए तैयार थी। उस समय हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या आंकड़े पेश किए, चाहे संसद के पटल पर, चाहे हाईकोर्ट की फटकार लगाने पर। सारे आंकड़े, जैसे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का दर्जा दिया जा रहा है, जैसे आंकड़ों में बेरोजगारी को खत्म किया जा रहा है, जीडीपी को बताया जा रहा है बहुत आगे है, उसी प्रकार इस कोरोना महामारी के समय भी आंकड़ों का खेल हुआ। बहुत दुखद है। लगभग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके रिश्तेदारी, जिसके परिचय, जिसके मित्रता सूची में कोई ना कोई कोरोना के संक्रमण से दम न तोड़ा हो, और काफ़ी दुखदाई था। मैं ऐसे परिवारों के साथ खड़ा हूँ इस कोरोना के समय में। जैसा हम लोगों ने जनता के साथ खड़े थे, आगे भी ऐसे खड़े रहेंगे और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया है। और उस निकम्मी सरकार को उखाड़ जब फेंकेंगे तभी हम सांस में सांस डालेंगे। कोरोना काल में जैसा हम लोग देख रहे थे, इसी गोरखपुर के समय में आपने मेरी बात की, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस बात को स्वीकारा कि हम युवा कांग्रेस के लोग गोरखपुर के पटल पर, गोरखपुर में हॉस्पिटल के बेड दिलवाने से लेकर इंजेक्शन या सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर पूर्ण रूप से संघर्षरत थे। इसी गोरखपुर में यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है। इस जनपद में यदि बेड के अभाव में लोग दम तोड़ दिए, ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ दिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में दम तोड़ दिए, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश का या पूरे भारत का दृश्य एक बार सोचेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बड़ा दुखद है ये कि लोग आज ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, लोग अपने दवा कराने के अभाव में मर रहे हैं। हमारा जो टैक्स है, जो हम यहाँ पर अपने एक एक सामान में जो टैक्स चुकाते हैं, वो आखिर जा कहाँ रहा है?
बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आप एक एक जनपद में एक बड़े हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, लेकिन प्रत्येक जनपद में 4 मंजिला इमारत देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के नाम से खुली हुई है। प्रत्येक भारत के जिले में एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाने का इन्होंने काम किया है। इस पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में अगर विपक्षी पार्टी की भूमिका कोई निभाया, पूरे तन मन धन से कोई पार्टी अगर लोगों के लिए काम करती नजर आई तो वो हमारी पार्टी है, और उस पार्टी का सदस्य होने के नाते मुझे गर्व है। आप यूपी में खुद को कहाँ देख रहे हैं? जिला पंचायत सदस्य का चुनाव था, हमने कहीं आपका बैनर नहीं देखा, आप गायब थे। बंगाल में आपका खाता तक नहीं खुला, असम से आप गायब हो गए। बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है। ठीक, संसद का सत्र चल रहा था, आपके पास तमाम मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा था, किसान का मुद्दा था, 20 विधेयक पारित हो गए। देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 20 जो विधेयक पारित हुए हैं, दर्जनों विधेयक पारित हो गए हैं, अगर उस पर डिबेट होता, पक्ष विपक्ष समझने में आसानी होती है, और जब मुकदमे कोर्ट में आते हैं तो उसको सुलझाने में भी आसानी होती है। आप पेगासस के मामले में लगातार संसद बंद रखते रहे। पेगासस से जनता का कोई लेना देना नहीं है। आपसे भी ये सवाल है, क्योंकि आपके भी सांसद हैं, लेकिन जैसे ही ओबीसी का मामला आया, जैसे ही वोट बैंक का मामला आया, आप दोनों लोग एक हो गए और संसद की ताली सेम बजी और वहाँ डिबेट भी हुआ। लेकिन सुनिए, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी नगर था एक अच्छा, संसद एक ऐसा पटल होता है। एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। जैसे आप सुनिए, जैसे आप बता रहे, जैसे आपने कंप्लीट करवाया बात, मुझे भी कंप्लीट कर लेने दीजिए। शिवशंकर गौड़ जी, संसद ऐसा एक मंदिर होता है जहां जनता की बात आप उठाते हैं। क्या जनता की दिक्कत है, उस पर डिबेट होता है और कानून बनाने का एक मंदिर है। जनता जान ही नहीं रही है। सुनिए, बता रहे, किसान का जो विधेयक पास हुआ, आपने कहा कि मई जून में क्यों पास हो गया, उस पर डिबेट क्यों नहीं हुआ, लेकिन दर्जनों जो विधेयक पास हुए हैं उस पर डिबेट क्यों नहीं हुआ, जनता ये जानना चाहती है। और आप ओबीसी के मामले में सुनिए, आप भरमा रहे हैं, भरमा नहीं रहे, बता रहे हैं। सुनिए, अगर आप अगर स्पष्ट दिखाना चाहते हैं तो संसद क्यों नहीं चला, इस बात पे स्पष्ट रूप से बताइए। हम महंगाई पर चर्चा चाहते थे, हम युवाओं के रोजगार पर चर्चा चाहते थे, गैस सिलेंडर के बड़े दामों पर चर्चा चाहते थे। जो डॉलर की कीमत भारत रुपया से गिर गई है, डॉलर और भारत की रुपया गिर गया है, उसके मुकाबले जो चाहते हैं हम उस पर चर्चा चाहते हैं। जो मोदी जी टेप रिकॉर्डिंग करवाते थे विपक्ष के नेताओं पे, हम उस पर चर्चा चाहते थे। आप केवल भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा बनाया गया है उस पर चर्चा नहीं हो सकती है, उस पर स्पष्ट नहीं चलेगा कि वो जो कह रहे पिछड़ों के आरक्षण को लेके, वो तो राज्यों का अधिकार था, राज्यों को दे दिया गया। हम बात करना चाहते थे कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं देती। कहाँ रोजगार पे आपने बात क्यों नहीं, कहाँ बात किया रोजगार पे, महंगाई पे, बढ़ती तेल की कीमतों पर रोजाना हम संसद के अंदर धरना दे रहे हैं। राहुल गांधी जी स्वयं बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं, हमने बुलाया कि आप डिबेट में आइए, नहीं आए। ठीक है, चालू रखिए। राहुल गांधी जी ट्रैक्टर लेकर स्वयं किसानों के सम्मान में ट्रैक्टर लेकर सदन के अंदर जाते हैं। राहुल गांधी जी स्वयं साइकिल चलाते हुए बढ़ती तेल की कीमतों के विरोध में साइकिल चलाते हुए सदन में जाते हैं। आप कहते हैं पेगासस का जनता से लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना है। इस संविधान में निजता का अधिकार मिला हुआ हमें। अगर आप पेगासस के माध्यम से आप लोगों की निजता का हनन करेंगे, सरकार कहिए कोर्ट जाइए, आप कान लगा कोर्ट जाएंगे। हमारी और आपकी क्या बात हो रही है, आप कान लगा कर सुनेंगे। कोर्ट सरकार सब बिक चुकी है, सब लोग अपने आधार से, अपने हिसाब से चलाने पर लगे हुए हैं, और ये सरकार पूर्ण रूप से दमनकारी नीति अपना रही है। राहुल गांधी का ट्विटर आप बंद कर देते हैं, जो आज विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, आज लोगों के मुद्दों को जनता तक पहुंचा रहा है, जनता के मुद्दों को सदन तक रख रहा है, उनकी लड़ाई लड़ रहा है। आप ट्विटर बंद कर दे रहे हैं, आप पेगासस के माध्यम से वो किससे बात कर रहे हैं, इस पर आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं। आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। आप यहाँ जितने ठेले लगे हुए हैं, जितनी यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, सबसे जाकर पूछ लीजिए, आप देखेंगे रोजगार के डायरी में, तो इनका भी उसमें लिखा हुआ सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप गायब है सत्ता से। मैं बता रहा हूँ, हम सत्ता से नहीं गायब हैं, हम लोगों के दिलों से नहीं गायब हैं, बल्कि इन्होंने जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, फर्जी राष्ट्रवाद जो जगाया हुआ है। आप मुद्दों की बात कर लीजिए, मुद्दों में या विपक्ष के रूप में, भूमिका में या संघर्ष में लोगों के जुबान पर आज भी कांग्रेस विद्यमान है, लेकिन इन्होंने एक माहौल बना रखा है, और उस माहौल को आप जनता तक जाइए। आपको ना बीजेपी को गालियां देते हुए लोग मिले तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। जनता के यहीं पूछ लेते हैं, पूछ लीजिए। हाँ सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अंकित शर्मा। अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार है। क्यों योगी सरकार? क्यों ऐसा 3-4 काम गिनाइए। अच्छा काम कर रही है। सबसे पहला तो जो उसने
जो उनका शुरू से काम चल रहा था, उन्होंने जो अपना काम बोला था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, उसका काम चल रहा है। इधर थोड़ा आगे आगे। उन्होंने बोला था कि राम मंदिर बनेगा, भाजपा सरकार ने बोला था, वो बन रहा है। तेल 100 रुपए लीटर हो गए हैं, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। रसोई गैस का तेल, रसोई में तेल से लेकर चलने का तेल से लेकर जनता का तेल निकल गया। आप कह रहे हैं तेल महंगा नहीं महंगा है, दिक्कत उसी को आती है जिसके पास गाड़ी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। योगी सरकार को आप ला रहे हैं, लाएंगे। कुछ और लोग हैं उनसे जान लेते हैं, फिर शिव शंकर गौड़ के पास आते हैं। हाँ, सर ने कहा मंदिर बने, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम राम आराध्य हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत के आराध्य हैं, विश्व में भी जो भारतीय बसें मानते हैं। लेकिन जो 24,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने चंदे के नाम पे खा गई, उसका जवाब बताइए सर। वो पैसा किसका था? भारतीय जनता पार्टी चंदा कहाँ गई? इस पे आप जवाब दीजिए सर। वो आपका हमारा पैसा था, आपके हमारे खून की कमाई थी, जो राम के नाम पे खा गई ये लोग। शंकर गौड़ जी, ये जनता है अपना राम के नाम पर हत्या भी तो हुई है। सपा के शासनकाल में गोली किसको मारी गई थी? सपा के शासनकाल में गोली क्यों चलाई गई थी? गोली क्यों चलाई गई थी? गोली अराजकता जो फैल रही थी, गुंडाई जो फैल रही थी, गुंडाई फैल रही थी, उसे रोकने के लिए नहीं, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो रोकने के लिए बचाई गई थी। आगे मेरी बात सुनकर बीजेपी के कार्यकर्ता भी आ गए। आप सुनिए, सुनिए, आप गायब थे। आप गायब हो गए थे यहाँ से। इसका मतलब कि आप जनता का सामना नहीं करना चाहते हैं। जनता के सुनिए, जनता के बेरोजगारी का स्विंग आप नहीं झेल पा रहे हैं, जनता के महंगाई का यारकर आप नहीं झेल पा रहे हैं। जब आपका ये डिबेट शुरू था तो उसके करीबन हम 5-7 मिनट के बाद आए हैं। तो क्या हुआ? हमने आमंत्रण तो दिया आपको, बुलाया आपको। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी की वजह से राम मंदिर पे गोलियां चली थी, तो इतिहास गवाह है, पिछले 5 साल में जब सपा की सरकार थी तो इस प्रदेश में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी किसने किया? इस प्रदेश के लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। इस प्रदेश में अगर दंगे हुए तो सबसे ज्यादा किसकी सरकार में हुए? मेरे मित्र हैं, बताएं ये किसकी सरकार में हुए? और रही बात योगी सरकार की, तो जनता का आशीर्वाद इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव में योगी सरकार को मिल चुकी है और फिर से पूज्य योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें किसी को किसी तरह विपक्ष का एक सवाल है, ब्राह्मण आपसे उपस्थित है, ब्राह्मण आपको वोट क्यों दे? अगर 7% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है तो 13% वाला क्यों नहीं? बिल्कुल ब्राह्मण उपेक्षित नहीं है हमारी सरकार में। हमारी सरकार ने हर जगह ब्राह्मणों को सम्मान दिया है और हम लोग जात धर्म की राजनीति नहीं करते। इन लोगों की तरह से हम लोग टोपी और चोला दामन बदलने का काम नहीं करते। हम लोग सभी जातियों को एक समान देखते हैं। मैं आपके पास आऊंगा। गरीब की एक परिभाषा होती थी, जब गरीब थोड़ा बेहतर स्थिति में होता था तो अपने आसपास के लोगों से कहता था कि दाल रोटी बेहतर चल रहा है, लेकिन आप तो उनके थाली से दाल भी गायब कर दिए, 100 रुपए किलो। ठीक, फिर एक परिभाषा देता था कि नून तेल बढ़िया चल रहा है, आपने तेल भी महंगा कर दिया। तो गरीब की आपने परिभाषा छीन ली भाई साहब। बीजेपी से मैं सवाल कर रहा हूँ, आपने सुनिए तेल भी महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा कर दिया। अब सुनिए, गरीब अब एक परिभाषा ढूंढ रहा है कि मैं लोगों से क्या बताऊं, दाल और नेनुआ अच्छा चल रहा है, वो भी महंगा है, दाल लौकी बढ़िया चल रहा है, वो भी। गरीब करे क्या इतनी महंगाई में? आपसे सवाल है। नहीं, देखिए महंगा तो बहुत हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि कोरोना काल के वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में दिक्कत आई हैं और आने वाले समय मुझे उम्मीद है कि सारी स्थितियों को सुधार कर लिया जाएगा। कोरोना काल में बहुत अच्छे लोग टूट गए, अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ हुई, लेकिन धीरे धीरे सरकारें ठीक कर लेंगी सारी व्यवस्था। अब की बार कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम लोग 350 प्लस तो रहेंगे ही हर हाल। 350 प्लस बता रहे थे और अखिलेश यादव ने एक मेन स्ट्रीम मीडिया के इंटरव्यू में कहा कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं, 3 सीटों में कांग्रेस, बीएसपी और पार्टियां रहेंगे। सुनिए एक मिनट, इस पे आ रहे हैं हम आपके पास। ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गरीब के थाली से दाल गायब है, तेल गायब है। इनका ये कहना है महंगाई है लेकिन बेहतर है। इन्होंने कहा कि कोरोना काल में टूट गए थे लोग, अब सुधर रहे हैं। बना वो था जो उद्योगपति था, टाटा, बिरला, अंबानी, बना वही था। मैं इनके माध्यम से पूछना चाहूँगा, मेरे साथ ये सर्वे करें और जितने लेबर अड्डे हैं, जितने लेबर मंडियां हैं, चले और ये बतावे कि कितने लेबर कटोरी भर दाल खा पा रहे हैं, में कितना गिरावट हुआ, ये दाल कितना खा पा रहे हैं। सेव छोड़िए साहब, सेव तो छोड़ दीजिए, अमरूद छोड़ दीजिए। जो गरीब, जो मजदूर कटोरी भर दाल, चावल और रोटी खाता था, इन्होंने थालियों से दाल छीनने का काम किया। राशन कार्ड से चना जो बनता था, इन्होंने चना छीनने का काम किया। इन्होंने चीनी छीनने का काम किया। मिट्टी का तेल ये छीन गए। ये सब टाटा और
बिरला को पिलाने का इन्होंने काम किया, जियो बढ़ जाता है। कोरोना काल में इनका बयान था, श्री अमित राव जी का बयान था कि सबका अर्थव्यवस्था टूट गया, अंबानी का शेयर बढ़ जाता है, टाटा का शेयर बढ़ जाता है, अदानी का शेयर बढ़ जाता है और मजदूर का शेयर कम हो जाता है। ये बतावे जीडीपी कब से गिरना शुरू हुआ है, ये बतावे। सवाल है मेरा, सवाल है शिवशंकर गौड़ का आपसे। भाई मेरे, ऐसा कुछ नहीं है। चना और चना लगता है कि आप क्षेत्र में नहीं घूमते हैं। आपके जो नेता हैं पूरे कोरोना काल में माननीय अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे थे, लोग कह रहे थे ट्वीट कर के जो नेता हैं अखिलेश यादव, जो पूरे कोरोना काल में कब निकले 1 मिनट बोलने दीजिए, सुनिए, वही मैं बता रहा हूँ आपको। आपके नेता माननीय अखिलेश यादव जी पूरे कोरोना काल में जैसे एसी में बैठ के ट्वीट दर ट्वीट करते रहे, वैसे ही लग रहा है नेताजी आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। चना बंद नहीं थे, योगी जी सिलेंडर पहुंचा रहे थे क्या? योगी जी अपने खुद क्वारंटाइन होकर घरों में बैठे हुए थे, अपने आप को क्वारंटाइन कर। योगी जी मैं बताओ, जब गंगा के नदियों में लाशें बहने लगी, यमुना की नदियां चीख चीख के चिल्लाने लगी, ऐ मोदी ऐ योगी बस कर, अब बर्दाश्त नहीं होता लाशें हमसे। सुनिए तब योगी जी निकलने का काम किए, तब योगी आदित्यनाथ निकलने का काम किए। WHO ने जो है उत्तर प्रदेश का तारीफ किया है कि उत्तर प्रदेश में टॉप क्लास का वैक्सीनेशन हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में टॉप क्लास की व्यवस्थाएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है और WHO ने खुला तारीफ किया कि वैक्सीनेशन के मामले में भारत में भी टॉप पे चल रहा है उत्तर प्रदेश। मित्र को जानकारी थोड़ी कम है, उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कह पाएंगे। एक चीज को लेकर ढो रहे हैं हमको। मैं आपसे बता दूं, ये नेता नहीं है, ये आम कार्यकर्ता, आम जनता की हैसियत से मैं कह रहा हूँ। दाल और तेल की जो बात कर रहे हैं, सपा सरकार में सिर्फ बयानबाजी हुई। आज के डेट में भाजपा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,06,000 से ज्यादा जो है सरकारी नौकरियां दिए हैं। पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग से लेकर हर तरह की सरकार, महंगाई भी तो बढ़ा दी है, महंगाई बता रहा हूँ मैं, इतनी नौकरियां दिए हैं। उसके बाद तमाम योजनाओं के मुद्रा धन के तहत करोड़ों लोग रोजगार से लाभान्वित हुए हैं। लोगों जीडीपी जो है और इसकी बात कर रहा है वो वर्ल्ड लेवल पे गिरा है कोविड की वजह से। सब कुछ जो है हर जगह का असर हुआ है, लेकिन कहने का मतलब जनता फिर भी आज खरीद के खाने में सक्षम है क्योंकि बेहतरी हुआ है। तेल 100 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया, डीजल भी 100 रुपए। देखिए ये सरकार तो आप नहीं बोल रहे हैं, सारा चीज अन्नपूर्णा वाला योजना लागू कर दिए, वो आप नहीं बोल रहे हैं। मिट्टी का तेल बंद कर दिया। अरे जब 18 से 24 घंटा बिजली दे रहे हैं योगी जी, तेल का क्या लिविंग स्टैंडर्ड क्या है लोगों का, देख रहे हैं? आज बेहतर हो गया लिविंग स्टैंडर्ड। कितना महंगाई है, महंगाई से कोई मतलब नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड देखना चाहिए कि लोगों का। कितने लोग पेट्रोल से, कितने लोग नहीं चल रहे हैं गाड़ी से, बताइए कहाँ गाड़ी नहीं निकल रहा है। तो फिर भी आम लोगों के लिए महंगाई बढ़ी है ना। सुनिए, उसी तरीके से पिछले तिमाही में पूरे भारत में रिकॉर्ड पेट्रोलियम की खरीद हुई है। रिकॉर्ड और डाटा उठा के देखिएगा, रिकॉर्ड में काम नहीं है, महंगाई में काम। आपने जो राशन बांटा साहब, सुनिए जनता आप है ना, आप एसी के कमरों में खूब खाते हैं। अरे आप भाजपा के नेता, महंगाई को कहीं से नकारा नहीं जा सकता है। हमारी हर जनता। आपका नाम क्या है? इंद्र कुमार मालवी। क्या लग रहा है इस बार सरकार दोबारा आ रही है बीजेपी की? देखिए, दिल से महंगाई गड़ा हुआ है। कोरोना के जो लोगों का डेथ हुआ वो पड़ा हुआ है, और ये पेट्रोल डीजल आदि सब कुछ प्रभावित है। आदमी का, आम जनता पूरी तरह प्रभावित है। मेरे पॉकेट में 10 रुपया न हो और 20 रुपया का तेल डलवाना पड़े तो कैसे काम चलेगा? क्या सरकार अच्छा काम कर रही है? बस हम इससे आपसे यही पूछना चाहते हैं। सरकार जो है महंगाई के रूप में फेल है। आप वोट किसको देंगे, किसको लाना चाहते हैं सरकार? देखिए, अभी तो 8 महीने है, अभी विचार है इस पे कि अभी विचार है। ठीक है, आपका नाम क्या है? अबू सुफियान। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार। अखिलेश का? क्यों अखिलेश की सरकार? भैया अखिलेश ने जो किया वो कोई कर पाएगा? इतनी महंगाई कर दिए हैं कि साला 200 रुपए का पेट्रोल लो तो दिन भर में गायब हो जा रहा है। और अभी देखिए गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, घर चलाना मुश्किल हो गया है। समझ रहे हैं? रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं से कोई रोजगार का अवसर ही नहीं मिलने वाला है। सुनिए, कोई रोजगार का अवसर नहीं है। सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं। भैया इतना सा दे रहे हैं, इतना सा ले रहे हैं हमसे, बहुत तरीके से पैसा निकाल रहे हैं। कभी
समझ बहुत तरीके से जनता का जेब खाली किया जा रहा है। जनता का जेब 2 साल में जो है 20,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने भर्ती किया और सारी भर्तियां बहुत फ्रेश हुई हैं। जोगी सरकार फिर से आ रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोगी ने महंगाई पे आप क्या कहेंगे? महंगाई पे देखिए, महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ाया, महंगाई कोरोना ने बढ़ाया। पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ी है, सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ी है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? इस समय यूपी में जोगी सरकार बनी। आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अखिलेश की सरकार। आप किसकी? सत्य बात है कि विधानसभा में व्यक्ति विशेष को देखकर वोट दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात। शिवशंकर जी की एक बाइट पे। सर जो जिसे सब कहा, जनता के सारे बातों को मैं समाहित करके, सर धन्यवाद, जनता की बातों में स्वीकार करता हूँ जिसने जो कहा। लेकिन मैं पूछता हूँ, जब सपा की सरकार थी तो हम पेंशन से लगाए, हमने एक एक्सप्रेसवे बनवाया था सर। आपने देखा होगा, कांग्रेस की सरकार थी और सुखोई विमान उतारने का कहीं प्रैक्टिस हुआ था तो आगरा एक्सप्रेसवे पे हुआ था। और आज तक 4.5 साल हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लगातार बजट बढ़ाया जा रहा है, बढ़ नहीं पाया। पहली बात। दूसरी बात सर, ये गरीब जनता है। मैं सब राजनीति छोड़ दीजिए, मैं दल हटा देता हूं। मैं कहता हूं, जो महंगाई या चरम पे है, गैस सिलेंडर जो 600 में बिकता था 970 में क्यों बिक रहा है? जो दाल कभी 60 रुपया 40 रुपया किलो बिकता था 120 130 क्यों है? जो चावल, जो गरीब के थाली में पतला वाला चावल कभी खाता था, सुनिएगा, बच्चे का मुंडन हो, बच्चे का जन्मदिन हो या शादी का एनिवर्सरी, जो मध्यम वर्गीय परिवार था वो महीन चावल खाता था बासमती। आज वो मोटा राशन का चावल पे जबरन वो जो बेचा जा रहा है ब्लैक में, उसको खरीदा रहा है। और चौथी बात आप सुनिएगा सर, जो एप्पल खाने का नहीं कर सकता था, वो आदमी, गरीब आदमी दूध ले लेता था, अपने बच्चों को कटोरी भर दूध दे देता था, दही दे देता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बार बार करिए, एक ही सवाल आप पूछिए, एक सवाल मेरा, कि जब आम जनता का आर्थिक स्थिति खराब हुई कोरोना में, तो अडानी, अंबानी और टाटा और जितने उद्योगपति हैं उनका आय क्यों बढ़ गया? इस बात का जवाब दे दे लोग, क्यों बढ़ गया? जनता से नहीं, भाजपा वाले पूछिए, भाजपा पूछिए ना। चना, तरकारी और दाल, चना, तरकारी और दाल आम आदमी के थाली से दूर है। ठीक है, ठीक है, जनता से पूछते हैं। आपका नाम क्या है? राजीव कुमार सिंह। किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? किसकी सरकार बन रही है अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता है कि किसकी सरकार बनेगी। सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, कुछ अच्छे भी काम कर रही है, कुछ बुरे भी काम कर रही है। जैसे कि नौजवानों का रोजगार छीन रही है, ये तो सबसे बुरा हाल है। नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं लखनऊ में मुख्यमंत्री, देखिए कै ठो नियुक्ति पत्र बांटे। जितने भी ये आयोजन किए परीक्षाओं का, वो सारे के सारे कोर्ट में जा करके फंस गए। ठीक है, 4.5 साल में रिकॉर्ड नौकरियां दिया है योगी जी ने। सुनिए जनता की बात। और दूसरी दिए हैं, अगर ठेला खोमचा लगाना रोजगार है तो रोजगार दिए हैं। और इसके अलावा आदम गोंडवी साहब का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा झूठा, ये दावा किताबी है। पूरे रूप से गांव में जाकर देख लीजिए, जो कह रहा महंगाई नहीं है, जो गोबर खाता होगा, जिसको गाय और गधे से मतलब है, सिर्फ उसको महंगाई नहीं दिख रही है। बाकी हम सरसों का तेल खाते हैं, हम दाल खाते हैं। पूरी दुनिया में जो है कोरोना ने कितना कहर ढाया आप जानते हैं। तो जो समस्याएं आज हैं, काफी कुछ कोरोना के चलते हैं, जो इसके बावजूद आज सरकार चल रही है और देश में लोग रोटी खा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज अमेरिका, सुनिए, आज अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सुनिए, जाकर देखिए आप अमेरिका। शिवशंकर गौड़ जी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 100% में 60% हमारा, 40 में बंटवारा। सुनिए, एक मिनट डिबेट से बाहर कर दें। स्टूल में हुआ है। ये तमीज है बात करने का। जब प्रवक्ता से बात कर रहे हैं तो आपको जब मौका दे तो बात करिए। सुनिए, आम जनता इधर भी बोल रही है, सम्मान कीजिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सुनिए, केशव प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू में कहा 60% में 100% में 60% हमारा, 40% में बंटवारा में भी हमारा। क्या लग रहा है, आपकी सरकार बन पाएगी? जिलाध्यक्ष के चुनाव में आप गायब हो गए, कोरोना में सोया हुआ विपक्ष कहा गया, ट्वीट करते थे, कार्यकर्ता जमीन पर थे, बड़े नेता नहीं थे, ये सच्चाई है। कांग्रेस के भी पास हम आ रहे हैं। कांग्रेस, सुनिए, ये युवा नकारा नहीं जा सकता है। गोरखपुर में जो भी फेसबुक चलाता हो, आलोक सिंह ने मदद की है, शिवशंकर गौड़ ने मदद की है। आम जनता के लिए लाइन लगाकर ये रेमडेसिविर और ऑक्सीजन लेते रहे। लेकिन ये सवाल हमारा है, देश में 65% आबादी युवाओं की है। ये सब देखिए, सबसे ज्यादा युवा दिख रहे हैं। सारी पार्टियां ढिढोरा पीटती हैं। संसद से लेकर विधानसभा में युवाओं की भागीदारी, मैं बता रहा हूँ, अब सुन लीजिए, सब लोगों ने बोला है युवाओं की भागीदारी। सुनिए, सुनिए, युवाओं की भागीदारी 12% है। और उस 12% युवाओं में वो युवा है जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, या तो दादा विधायक रहे, या तो पिताजी सांसद रहे, या तो मामा जी, मतलब
मैं ये लिस्ट लेकर आया हूँ। युवा मतलब सुनिए, युवा मतलब अखिलेश यादव। बता रहे सुन लीजिए मैं, हाँ ये मुद्दा बदल रहा है। सुन ले, ये महंगाई चर्चा करेंगे। आ रहे चर्चा आ रहे। सुन, गलत बात नहीं। कुछ जनता के भी सवाल है। प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बोलना छोड़ सुन, दीजिए आप। हम आ रहे हैं, सुनिए। चैनल पर नहीं बोलेंगे। सुन लीजिए। आप स्केप्टेड मत कीजिए। युवा खड़ा है, युवा खड़ा, पूछिए रोजगार मिला कि नहीं मिला। युवा खड़ा, पूछिए, आप पूछिए। तो आप सुनिए, फिर बोल रहे हैं आप। मैं आप बोला, आप सुनिए, आप सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य स्टूल छोड़ के कुर्सी पे बैठ जाए, वही बड़ी बात होगी। पहली बात, बड़ी बात। और दूसरी बात, जनरल का EWS का आरक्षण किसी ने खाया तो सतीश द्विवेदी ने खाया, मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री ने खाया। आप नौजवानों से पूछे कितना रोजगार मिला। आप सुनेंगे, सुन लीजिए, दे रहे जवाब देने का सबसे ज्यादा आपको दिया। क्या आपकी सरकार क्या युवाओं को मौका देगी? क्या शिवशंकर गौड़ को विधानसभा की सीट देगी? पहले मेरी बात सुनिए, जनता का सवाल है। युवा मतलब अखिलेश यादव, युवा मतलब राहुल गांधी, युवा मतलब दुष्यंत चौटाला। सुन लीजिए, आप बात कर रहे हैं, आप वंशवाद की बात कर रहे हैं। मैं इसी गोरखपुर जिले का डंके की चोट पर यहीं पर बोलता हूँ। इसी गोरखपुर में उर्वा में ब्लॉक प्रमुख विधायक संत प्रसाद की बहू को मिलता है। विपिन सिंह विधायक की बहू लड़ती है। इसी गोरखपुर जिले में गंभीरगंज जो है उनके पति को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी गोरखपुर में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लड़के को ब्लॉक प्रमुख बनाया जाता है। इसी गोरखपुर में 20 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर 10 ब्लॉक प्रमुख उन्हीं के पार्टी के लोगों के बेटे, बहू और बच्चों को बनाया जाता है। ये युवाओं के ऊपर सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर किसी पार्टी में है तो समाजवादी पार्टी में है। वह एक परिवार की पार्टी है, टोटली उससे बड़ा। सुनिए एक मिनट, लालू यादव का जनता दल और मुलायम सिंह का क्या रोजगार चाहिए? चाहिए। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अखिलेश यादव की भाई आपका बहुमत किसकी सरकार? अखिलेश यादव। क्यों? अखिलेश यादव बहुत काम किए क्या किए हैं बताइए। बहुत सा काम किए हैं, जो कुछ वादा किए थे 5 साल में पूरा किए हैं। तो कहाँ चले गए? कहाँ चला रहे? जनता है, जनता के हाथ में है बस। चेहरा अलग चेहरा। का नाम क्या है? सलभ श्रीवास्तव। किसकी सरकार? सर अब सरकार तो कोई भी रहे, हमको पानी और बिजली और रोड साफ रहे, नाली साफ रहे, यही मुद्दे हैं हमारे। शिवशंकर गौड़ जी से लास्ट ये आपसे वाइट लेंगे एक आपका, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। एक बात सुनिए, हाँ जनता से मेरी जवाब सुनिएगा और कहिएगा भाजपा के जो साथी हैं जनता सुनेंगे। वो भाजपा के सुनिए। एक चीज हमारा बोलिए, हम चले जाएंगे। नहीं जाइएगा, नहीं सुनिए एक मिनट, आप माइक पे बोलिए, माइक पे। अखिलेश जी की सरकार थी और जिस तरह से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में जो द्वंद्व चला था वह सिद्धांत के लिए था। हम इतना जानना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्रों से कि वह पैसे के लिए था वह, और दोनों लोग में जैसे नूरा नहीं नूरा ठीक है। सुनिएगा सन मैं बता रहा हूँ, सन 2012 में आपने सूपा बोले तो बोले चलनिया का बोले जब 72 छेद। एक समय वो था जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी अडवाणी के रथ में आगे पीछे भटकते थे, जगह मिल जाए, अरे जगह मिल जाए, आगे पीछे अडवाणी के साथ फोटो खिंचा जाए। और एक समय क्या आया, अडवाणी को धक्का मार के मन से नीचे मुरली मनोहर जोशी ने जो गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार बचाई, अटल जी बर्खास्त कर रहे थे गोधरा कांड के बाद, उसी मुरली मनोहर जोशी को बाहर कर दिया, जसवंत सिंह को भगा दिया। ये गलत बदतमीजी नहीं, ये बोले मैं सुना, ये सुने बोला, ये बोले तो मैं सुना। और ये बात करते वंशवाद की, आप जवाब लीजिए इनसे। अमित शाह का बेटा कौन सा क्रिकेटर था, कौन सा खेती करके आया क्रिकेट वाला जो मारा छक्का बाउंड्री पार चला गया और सचिव बन गया? ये कहिए कि सौरभ गांगुली भाई थे, नहीं तो अध्यक्ष बना देते, सब अंधभक्त सब अध्यक्ष बना देते। दूसरा, रक्षा मंत्री के बेटे राजनाथ सिंह विधायक हो गए। ये बात करते हैं झगड़ा, ये परिवार की बात करते हैं झगड़ा। हमारा अच्छा मीठा कब और तीता थू ये बात करेंगे। बीजेपी में जो बाहर से पढ़ के लाए गए हैं, ये पूछिए इनसे। और एक बात स्पष्ट कर दूं साहब, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। ये बोलेंगे मेहनत करके, सेलेक्ट नहीं करता किसी बाप ने अपने बेटे को बनाए नहीं, MLC हो जाओगे। हमने चुनाव लड़ा है लोकसभा का, हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। ये बतावें
ये नहीं कह सकते इस पे। लालू का लड़का MLC नहीं बना, विपक्ष का नेता चुनाव लड़के बना। अखिलेश यादव MP रहे, विधायक रहे, उनकी पत्नी MP रही। जनता ने वोट दिया है, वोट जनता को बना ले। लेकिन सांसद भी तो पिता के सीट से बने। सुन लीजिए ना, जनता ने मौका दिया हमको, हमने बना। सिपाही से लड़ लिए हो। सुनिए, सिपाही से जहाँ मन के वहाँ लड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव कहेंगे कि गोरखपुर में सदर किसी से हमको लड़ने के लिए, मैं यहाँ लड़ जाऊंगा, हार जाऊंगा, जीत जाऊंगा, अलग बात है। वो जहाँ कहेंगे वहाँ से लड़ जाऊंगा, उसकी बात नहीं है। लड़े हैं ना, सेलेक्ट नहीं हुए, इलेक्ट हुए हैं। इस बात का जवाब लीजिए, इस बात का जवाब लीजिए। बोल लीजिएगा, अमित शाह का बेटा, ठीक है ना, अमित शाह का बेटा कपिल देव साहब को मैं बहुत सम्मान करता हूँ। प्रथम वर्ल्ड कप लाए थे, फिर धोनी थे, सचिन तेंदुलकर जी थे, तमाम क्रिकेट के थे, हॉकी प्लेयर थे, तमाम थे। अमित शाह का जैसा बेटा कौन सा वर्ल्ड कप लाया जो BCCI का एक सचिव बन गया? आप इस बात का जवाब लीजिए। वो सेलेक्ट हुआ है, इलेक्ट नहीं हुआ है, इस पे जवाब लीजिएगा। आलोक जी से लेते हैं। एक मिनट, आपके पास आलोक प्रवक्ता है, आलोक क्या कर? बस यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो एजेंडा बरगलाने वाला रख रहा है, वो ये लोग उसका पालन कर रहे हैं। इन लोगों को अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य की चिंता करते हुए उनसे भी प्रश्न करना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। आप बात करते हैं वंशवाद की, इसी गोरखपुर में आपको प्रश्न करना चाहिए कि प्रत्येक 20 ब्लॉक प्रमुख की सीटों पर 10 ब्लॉक प्रमुख ऐसे चुने जाते हैं जो जिलाध्यक्ष के लड़के हैं, विधायक के लड़के हैं, विधायक की बहू है, विधायक की पत्नी है। ऐसे लोग यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं। 20 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर 17 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध हो जाते हैं। इतनी भी विपक्ष कमजोर नहीं है कि वो पर्चा दाखिल न कर सके। इसी शहर में गुंडाई होती है और लोग प्रश्न नहीं कर पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रश्नों के यहाँ जवाब तक नहीं देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग पत्रकारों के पास खड़े होते हैं। और ऐसी स्थिति पूर्वांचल में फिर भी कांग्रेस की इतनी दुर्दशा क्यों? मैं बता रहा हूँ कांग्रेस की दुर्दशा, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस के दुर्दशा की जो बात आप कर रहे हैं, इसी वंशवाद और इसी राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को लाभ देने के मुद्दों से इनकी राजनीति शुरू हुई और उसी मुद्दे पर चलते हुए आज ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। तो इनकी भी दुर्दशा लिखी जाती है। आज कोई कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की स्थिति ये है, कभी एक छत्र राज करती थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि सरकार बनवाने में उनकी स्थिति है कि मतलब थर्ड पार्टियों के सरकार का समर्थन कर रहे हैं गठबंधन। आप गलतफहमी में हैं। महाराष्ट्र में बताइए, कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। कांग्रेस का गठबंधन इस ठेले वाले से हुआ है, इस जनता से हुआ है, इस युवा से हुआ है, इस बेरोजगार से हुआ है। कांग्रेस पूरी लड़ाई लड़ रही है, सदन से लेकर सड़क से लेकर। सुनिए बता रहा अखिलेश यादव ने PTI पर इंटरव्यू में कहा कि हम तो BJP से लड़ रहे हैं। अब बसपा कांग्रेस बताए कि उसकी लड़ाई किससे है? बसपा और कांग्रेस की लड़ाई, आप बसपा का तो नहीं पता, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों की है। आज जो लोगों को बरगला रहे हैं, कल इन्हीं के ऊपर इतना बोले GST, बस एक टैक्स लगेगा। आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक टैक्स भर रहे हैं, एक चीजों पर टैक्स भर रहे हैं। जो आज कांग्रेस की सरकार में LPG 450 रुपए हुआ करता था, इन्होंने उज्ज्वला के नाम पे कनेक्शन दिया, पहले खातों में 250 रुपए सब्सिडी भेजा। सुन लीजिए हमारे बात सुन लीजिए। आप कहते हैं कि BJP 2 लोगों की पार्टी है, कांग्रेस क्या बोलते हैं, शाह और मोदी की। कांग्रेस भी तो 3 लोगों की पार्टी है, सोनिया, प्रियंका और राहुल की। हाँ, G23 के लोग लेटर लिखते हैं, लेटर भी वायरल होता है कि कांग्रेस परिवर्तन मांग रही है। और ये सत्य है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके हर एक कार्यकर्ता एक गांव में मिल जाएगा, लेकिन परिवर्तन करने के लिए आपकी पार्टी तैयार नहीं है, लगातार हाशिए पर जा रही है। आप जैसा युवा लगातार गोरखपुर में एक मिसाल कायम करता है और पार्टी वो भी मुद्दा उठाने में संसद में कामयाब नहीं होती। के जमाने में कांग्रेस अपने उपक्रमों में जनता को कमवाती थी और आज के परिवेश में जनता कमा के सरकार को दे रही है। पहले जनता जो है सरकार कमा के जनता को देती थी। अब ये बताइए, आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने जो 60 सालों में किया, ये एक जुमला बनाकर लोगों को बताए कि देश बिक गया, लेकिन जमीनी हकीकत हम जानते हैं। अगर प्रत्येक लोग यहाँ जो खड़े हैं अपने दिल पर हाथ रख के बता दे कि आज जो भी बड़ी इमारतें, स्टेशन बिक जाएगा तो किस गरूर के साथ करेंगे, किस गरूर के साथ में जाकर बस अड्डे पे करेंगे, एयरपोर्ट पे करेंगे। आपको हम जाते हैं कहते हैं भारत माता की जय। मैं भारतीय हूँ, मैं ऐसे जागरूक भारतीयों को सलाम करता हूँ
इस बात का बहुत कष्ट है। बताता हूँ कि भारत में जितने भी बड़े सरकारी उपक्रम दिख रहे हैं, रेलवे दिख रही है, LIC की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, लोगों का भविष्य सुरक्षित रखा जाता था, वहाँ पर कांग्रेस है। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचने में लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ भी बेचने में लगे हैं, वो कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस की देन थी सारे उपक्रम। आज जो नवरत्न कंपनियों को नीलाम कर रहे हैं, स्टेशन नीलाम कर रहे हैं, जो LIC इन्होंने बेच दिया, वो कांग्रेस की देन थी सारे। ये बताइए कांग्रेस क्या 370 आज तक कांग्रेस 370 हटा पाई? 370 हटा पाई? मैं हिंदुस्तान का हूँ, मैं देश के लिए खाता हूँ। मैं 200 रुपए लीटर तेल ले लूंगा और 1000 रुपए किलो का पेट्रोल भरा लूंगा, लेकिन देश के लिए कुछ किया? 26,000 किसके में हुआ? कुछ नहीं कर पाया। पुलवामा कोई भी बहुमत सरकार, पुलवामा अटैक हुआ, 15 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यही कांग्रेस है प्रूफ मांगती है। कांग्रेस है जो प्रूफ मांगती है, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दीजिए हमें। आप क्या करते हैं? हम विद्यार्थी हैं सर। तो रोजगार, मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार की बात ऐसी है ना, जो अपने खुद का है, जिसमें टैलेंट हो निकाल लेता है। और ऐसा बात बता, रोजगार की बात बताओ इतने। हाँ, ये सर बताइए कितने पद है? सर नहीं सर हम बताते हैं सर, विद्यार्थी हम बता रहे हैं सर एक घर में हम बता रहे हैं, ऐसा कंडीशन है सर। ये इंडियन एजुकेशन की गलती है। ऐसा मतलब ऐसा नियम बना रखा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें ऐसा होता है। हम बताते हैं एक घर में ना 8 बीटेक करने वाले। अब कहाँ से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कोई भी रहा? पक्का भक्त दिख रहे हैं। पक्का भक्त नहीं सर, रियलिटी है यही। 8 बीटेक करने वाले, कोई प्रोफेशनल डिग्री कर ही नहीं रहा है। बीटेक 8 प्रोफेशनल डिग्री है, वही तो कर रहे, बस वही 8 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज में देकर कर लो। आप सुनिए, आप 200 लीटर का भी तेल भरवाएंगे, 1000 का भी तेल खरीदेंगे। सर राम मंदिर किसने बनवाया? आज कितने सालों से फंसा पड़ा था। मैं गोरखपुर में रहता हूँ, मुझे एम्स मिला, मुझे 23 घंटे लाइट मिल रही, पहले नहीं मिला था, कभी किसी सरकार में नहीं मिला था। कितना है बिजली पे? योगेंद्र जी, क्या इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अब मुद्दा क्या होगा? सर मुद्दा जो है, एक कॉमन आदमी का मुद्दा होता है। एक कॉमन आदमी का मुद्दा मंदिर कभी नहीं हो सकता है। वो एक राम भक्त का मुद्दा हो सकता है, एक आम आदमी का मुद्दा नहीं हो सकता है। आम आदमी का मुद्दा होता है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी महंगाई। ये आम आदमी का मुद्दा है। जैसे भाई साहब ने कहा कि मैं 200 का पेट्रोल भरवा लूँगा, मैं मानता हूँ अगर आप भाजपाई हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप भरवा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में हर आखिरी व्यक्ति की बात होनी चाहिए। लोकतंत्र में हर आखिरी व्यक्ति की बात होनी चाहिए। आप भरवा लेंगे, लेकिन वो आखिरी व्यक्ति जिसको इसकी क्षमता नहीं है 200 का भरवाने की, उसके लिए कौन सरकार है? क्या वो बिल गेट्स से मांगेगा, ओबामा से मांगेगा, या फिर बुश से मांगेगा? किससे मांगेगा? उसके लिए भी तो मोदी सरकार है। मैं आपसे बता दूं, अगर एक देश का गरीब आदमी एक मिनट, अगर एक देश का गरीब आदमी एक टिकिया साबुन भी खरीदता है, तो वो अडानी और अंबानी के बराबर का करदाता होता है। अब आगे कंटिन्यू करिए। जी हाँ, बिल्कुल। जब आप कहते हैं कि मैं 200 का पेट्रोल भरवा लूँगा, लेकिन मैं इसी सरकार को चुनूंगा, ठीक है, वो आपका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इस देश में विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर ना हो तो चलेगा, उस मंदिर में सबसे बड़ा घंटा ना हो तो चलेगा, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान होना चाहिए जो कोरोना जैसी बीमारी में काम आ सके। इस देश में सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो ऑक्सफोर्ड में मिलता है। मुझे लगता है कि मुझे मंदिर और मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। भगवान मेरे घर में भी हैं, मेरे माता पिता के रूप में है, मैं पूजा करके संतुष्ट हो जाऊंगा। इन्होंने कहा कि आपने कहा कि 200 लीटर का मैं पेट्रोल भरवा लूंगा, आप अफोर्ड कर सकते हैं? हम पता नहीं कि, सुनिए, आप अच्छे घर से होंगे। इन्होंने कहा बड़ा मंदिर नहीं चलेगा, बड़ा घंटा नहीं चलेगा, एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। कोरोना गरीब ना देख रहा है ना अमीर देख रहा है। वही जैसे ये कहे ना 150 रुपए पेट्रोल में भरवा सकता हूँ, तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन जो लग रहा है ना, वो गरीब नहीं लगवा सकता। यहाँ पे जो लग रहा है फ्री में, वो नहीं लगवा रहा है।
वहाँ हॉस्पिटल में जाके प्राइवेट कोई नहीं लगवा सकता, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगवा के देखिए 250 रुपये का एक लग रहा है। मेरे भाई तो बाहर लगी कहाँ रहा है, बाहर कहाँ लग रहा है भाई। हॉस्पिटल में जाओ मेरे भाई, कभी सरकारी हॉस्पिटल में गए हो? आज कश्मीर में झंडा किसकी वजह से फैल रहा है भाई? फैला पाया कांग्रेस। पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किसने करवाया? बात को घुमा रहा है भाई साहब, मेरे बात को आप सीधे घुमा रहा है। बात करें कभी कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, जब 4 घंटा खड़ा रहकर आप लगवाएंगे ना। लाइन कौन लगवा रहा है? लाइन लगाएंगे नहीं, वैसे ही लग जाएगा आपको। आप सोचने में वहाँ पे मैं तो राजा हूँ भाई, मैं तो जाऊंगा तुरंत ठोकवा के चला आऊंगा। राजा और गरीब की बात ही नहीं, राजा और गरीब की भी प्रथा आप ही लोग ला रहे हैं ना। राजा और गरीब की भी प्रथा आप लोग ला रहे हैं, कोई दूसरा नहीं ला रहा है। राजा प्रथा की कोई आपको लाइन लगाना पड़ेगा। आप बैंक में भी जाते हैं तो लाइन लगवा के। एक मिनट सुनिए, ये माइक सुनिए, ये माइक आम जनता के लिए है, बोलने दीजिए। 10 सेकंड का सर। अभी जो राहुल गांधी पर आपने कहा, राहुल गांधी पर जो कहा अभी अब तमाम मित्रों ने, राहुल गांधी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति हैं और वह 29 दिन ठीक रहेंगे, 30वें दिन ऐसा कुछ काम कर देंगे कि 29 दिन का उनका करा धरा जो है वो पानी में चल जाएगा। और कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य राहुल गांधी है। शायद कांग्रेस को अब समय आ गया है कि अपना नेता उसे बदल लेना चाहिए। वास्तव में कांग्रेस पुनर्जीवन चाहती है तो अपना नेता बदल ले। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राजनीति से बाहर करें। आपने बोला कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी उसके नेता हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि इस देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी इस देश का नेता है, ठीक है। और राहुल गांधी की परिपक्वता नापने की यहाँ किसी की हैसियत नहीं है। प्लीज अरे सुनिए, मैं बोला राहुल गांधी का जवाब दूंगा। राहुल गांधी प्रवक्ता ना लड़े। राहुल गांधी इस देश वोट ले लीजिए ना, जो जिसके बारे में कहते हैं। सुनिए, जो ये डिग्री नहीं दिखा पाए, राहुल गांधी तो पढ़ा लिखा आदमी है, डिग्री दिखा दे, बस डिग्री नहीं दिखा पाए। आपके पास, आपके शिक्षा मंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री के पास ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है। आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है, लेकिन इन्होंने डिग्री की बात की। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अगर कहीं इंटर पॉलिटिकल साइंस में होता होगा तो डिग्री जरूर दिखाई जाए। और एक जवाब भाई ने कहा कि कश्मीर में झंडा भाजपा ने फहराया। अरे जिस पार्टी को 2002 तक पता ही नहीं था कि भारत का झंडा तिरंगा होता, भगवा नहीं होता है, वो राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहा है। 2002 तक भले ना बताओ, लेकिन यही कराए 370 यही हटाया, 370 क्या किया जाए। 1948 में अगर किसी विचारधारा विशेष ने तिरंगे को पैर तले कुचला था तो वो RSS थी। यही RSS वाले भारत का तिरंगा कुचलते थे, यही RSS वाले संविधान को चलाते थे। ये बात कर रहे थे देशभक्ति की। भैया सावरकर अंग्रेजों का दलाल, और उसके दलाल ये लोग जो झंडा नहीं फहराते थे, सावरकर के भारतीय जनता पार्टी के दलाल ये लोग। ये अगर इतने ही मजबूत हैं तो राहुल गांधी के फोन का टैपिंग नहीं करवाते। इतने मजबूत होते तो राहुल गांधी कहां बात कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनते। राहुल गांधी इस देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान है। आप बात करते हैं राहुल गांधी के परिवार की, उस महिला के बारे में भी सोचिए जिसने अपने परिवार को त्याग के वहां से आकर यहाँ लोग रहते हैं आजादी के नाम पर। सर ये लोग कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का क्या फायदा जब स्पीच ही ना देना है, स्पीच देना ना है तो क्या फायदा। राशन, इनको राशन नहीं चाहिए, भाषण चाहिए, भाषण। भाइयों बहनों, इस बार किसकी सरकार बनवा रहा है? भाजपा। सुनिए, चाय वाला मोदी जी ने कहा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनो। क्या लग रहा है आपको, अच्छी कमाई हो जा रही है? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? जी अच्छी कमाई हो जा रही है। मैं आत्मनिर्भर जो प्रोग्राम है मैं उसी पे कर रहा हूँ। खुद को, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। भाई कितना पढ़े लिखे बताओ भैया, मैं तो ग्रेजुएट हूँ। ये आत्मनिर्भर है, आप उनको नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये गलत है, ये गलत है। ये क्यों सवाल पूछेंगे? ये आम जनता है। आप प्रोपेगेंडा जैसा बात कर रहे हैं। आप पूछिए, नौकरी नहीं मिली
रामधनी भाई को नौकरी नहीं मिली, मैं नाम जान रहा हूँ। रामधनी भाई को नौकरी नहीं मिली, इसलिए चाय पे रेड़ी लगाना पड़ा, ठेला लगाना पड़ा। आप पूछे ना, पूछिए, आप पूछिए। एक मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। जितने भी भाजपा समर्थित लोग हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी से पहले या भाजपा से पहले ये देश नहीं था, ये झंडा नहीं था, क्या ये देश आज़ाद नहीं था? कितने के मुद्दे क्या है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? मेरा मुद्दा है महंगाई, मेरा मुद्दा है स्वास्थ्य, मेरा मुद्दा है शिक्षा। ए भैया कानपुर के वो नाबालिग खुशबू दुबे का क्या गलती है, इस पे भी जवाब लीजिए भाजपाइयों से। क्या है? भाग गए, जवाब नहीं दे पाएंगे, भाग गए। क्यों? क्योंकि महंगाई है चरम पे, सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है, मोदी डिग्री नहीं दिखाएंगे। आप ये बताइए जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है, महंगाई बढ़ा रहे हैं भाजपा के लोग, बड़ी गाड़ियों से जा रहे हैं। इस बार लास्ट हम कर रहे हैं, 5 मिनट में खत्म करेंगे। इस बार आपकी सरकार पार्टी कितनी सीटें यूपी में ला रही है? आप बात कर रहे थे ब्राह्मण 13% ब्राह्मणों की बात, मैं स्पष्ट शब्दों में ब्राह्मणों की बात करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों की जो उपेक्षा की जा रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कांग्रेस पार्टी ने 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री चेहरे इसी उत्तर प्रदेश में दिए हैं। 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पर चेहरा ब्राह्मण होगा। चेहरा ब्राह्मण पूरे भारत में सर्वोच्च जो कहा जाता है कि गांधी परिवार, जो ब्राह्मण परिवार है उसी की प्रभारी है श्रीमती प्रियंका गांधी जी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा होने जा रही हैं और ब्राह्मण जितनी तेजी से लखनऊ और दिल्ली में सदस्यता अभियान चल रहा है, बता रहा हूँ 80% ब्राह्मण लोग आ रहे हैं। प्रगति पे कितना असर पड़ेगा, कृपया इसको बताने की कोशिश करेंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी रही है, आज तक की इतिहास में रहा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में आई है, सत्ता पर काबिज किया है और उसने राज किया है, उसने कितना प्रतिशत ब्राह्मणों का उत्थान किया है? शिक्षा में, व्यवसाय में, नौकरी में, किसी भी पैसे में कितना उत्थान किया? मेरा नाम विकास त्रिपाठी है, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट से कि कौन सा ऐसा क्लॉज बना जिसमें ब्राह्मणों के लिए एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन, सुनिए, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिला। 1 मिनट। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में खास करके यूपी में ब्राह्मण उपेक्षित रहे हैं, शोषित रहे हैं और इनको दबाया गया। क्या आपको लग रहा है? आप एक ब्राह्मण हैं, ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल दबाया गया है और हमेशा से दबाया गया है। इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में भी बिल्कुल निसंदेह दबाया गया है। जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, अगर चार एनसीआर आपको दर्ज है, 4 FIR को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और आपको अभी जस्ट कुछ दिन पहले, मैं उसका ये नहीं समर्थन नहीं करता हूँ, विकास दुबे के हत्या का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सरकार का मामला है, गवर्नमेंट का मामला है, कुछ कानूनी उसमें पेचीदे हैं, मैं उसका नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनके साथ में रहे जो भी लोग थे, क्या वो सब लोग उतने ही अपराधी थे? साथ देने वाला अपराधी होता है, मैं मानता हूँ। किसको, लेकिन सब किसको वोट देंगे? मैं किसको? मेरा तो अभी तक कोई भी बताइए, कुछ तो नोटा दबाएंगे किसको? जो ब्राह्मणों के हित की बात करेगा। तो दोनों तो कर रहे हैं, कांग्रेस और सब। नहीं बसपा भी, ये केवल चुनावी। सुनिए, बसपा ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है, 75 जिलों में कराएगी। इनकी भी साइकिल यात्रा निकली है ब्राह्मणों। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। देखिए, जब चुनाव आता है तो हर पार्टियां चाहती हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो जिस पार्टी के साथ में आता है उसके साथ में अगर उसकी परसेंटेज 10 है। सुनिए, लास्ट श्रीमान जी, ब्राह्मण को साधने की कोशिश करो। श्रीमान जी, आपका सवाल एकदम वाजिब था। मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी पीठ पे बैठा के आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी से लगाए तमाम कैबिनेट मिनिस्टर। आप बोले तो मैं को बैठाने से पूरे ब्राह्मणों का कल्याण नहीं होता है। मान्यवर, मैं आपको बताना, आप ये डिबेट नहीं करा रहे, आप आखिरी बयान लीजिए। आप इस बात नहीं, आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाता है, समझिए। आप इस बात पूरी बात सुनिए ना, आप जैसे सुन नहीं रहे हैं, धैर्यता नहीं आपके अंदर। श्रीमान, मेरी बात आप सुनिए। माता प्रसाद पांडे से लगाए, पवन पांडे से लगाए, तमाम ऐसे नेता हमारे वहाँ अभिषेक मिश्रा से लगाए, CMO राज्य मंत्री थे। योजना जो बनाई जाती है ना महोदय, एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाई जाती, समूचे समाज के लिए बनाई जाती है। आप इस बात को समझ लीजिए। परशुराम जयंती के अवसर पर सुनिए, सबसे छुट्टी हो सकता है अगर जब तक मैं बता रहा हूँ, बस एक जवाब, मेरे भाई मैं बता
रहा हूँ, ब्राह्मणों का जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, ये भाई सही कह रहे हैं, ब्राह्मणों का हित तब तक था। 32 साल से इस सूबे में ब्राह्मण उपेक्षित है। कितनी सीटें? बस ला 10 सेकंड, 10 कभी सेकंड, सपा, 10 सेकंड, कभी बसपा, कितनी सीटें? भाजपा ने उनका कितनी शोषण सीटें किया है। नहीं, लास्ट कितनी सीटें? कांग्रेस ब्राह्मणों का घर है। कितनी सीटें ला रहे हैं यूपी में? इस पार्टी में, और यूपी ब्राह्मण के आते ही जनता के साथ हमारा गठबंधन हो चुका है। ब्राह्मण भाई हमारे साथ आ रहे हैं। हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार, एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री चेहरा प्रियंका गांधी जी इस सूबे की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 10 सेकंड में आपका बाइट लेंगे। कितनी सीटें? गांव गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, आम व्यापारी, उत्तर प्रदेश का जन जन, गांव गली मोहल्ला चौक चौराहा चिल्ला रहा है कि 2022 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विकास 300 के पार, समाजवादी पार्टी की सरकार। आपने तमाम लोगों का मत सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक सिंह का भी पक्ष सुना, समाजवादी पार्टी के शिवशंकर गौड़ का भी पक्ष सुना। हमने बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि बड़े सक्रिय हैं बीजेपी के लिए, उनको बुलाया, वो बीच में चले गए। बड़ी तीखी बहस चल रही थी। जनता का अपना अपना ओपिनियन है। किसी जनता ने ये कहा कि अब 200 लीटर तेल हो जाएगा फिर भी बीजेपी को वोट देंगे। एक सज्जन ने यह भी कहा कि मंदिर ऊंची ऊंची, बड़े बड़े घंटे नहीं चाहिए, अगर हमें चाहिए तो हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए। तमाम वो मुद्दे हैं और हमने तमाम समर्थन किया लोगों को। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।